हेलो, गुड इवनिंग। तो पहले के 2 वीडियोज़ आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का जो देखा, ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से आप लोगों को सीखने को मिली होंगी और छत्तीसगढ़ को पढ़ने का एक नया तरीका आप लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब सभी का अपना तरीका होता है, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी 2 क्लास से पढ़े, आगे भी आज पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी के लिए एक चीज़ मान के चलिए कि हमको रटने का कुछ भी नहीं है, पूरे ज्योग्राफी में पूरा समझना है, ठीक है। तो समझ के पढ़ना है। तो समझ के पढ़ने के लिए जैसे हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के इंडेक्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, मैंने विषय वस्तु के बारे में आपको बताया था। दूसरी क्लास में मैंने छत्तीसगढ़ की के भूगोल में आपको स्थिति एवं विस्तार बताया था, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, आज जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक में हम लोग टॉपिक का नाम देते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजनैतिक नक्शा। क्या पढ़ना है आज हमको? छत्तीसगढ़ का राजनैतिक नक्शा। और इसी के साथ आपको पढ़ना है कि राजनैतिक नक्शे के साथ हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। क्लियर है? तो आज हमारा जो टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ का राजनैतिक नक्शा और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। तो अब अपन देखते हैं कि राजनैतिक नक्शा, ये जो शब्द आया, कोई भी शब्द जब आपके पास आता है ना, तो जब आप उस शब्द का मतलब नहीं समझते तो सबसे पहले पढ़ाई का एक मूल सिद्धांत याद रखिए कि पढ़ते 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 कोई भी ऐसा शब्द आता है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ भी विषय पढ़ो, आपको हर विषय के हर एक टॉपिक में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द आएगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, अच्छा पढ़ाई करने का तरीका यह है कि जिस भी शब्द का मतलब आपको नहीं पता है, उस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए। आप विकिपीडिया सर्च कीजिए, आप गूगल सर्च कीजिए, आप यूट्यूब में देखिए, आप जैसा भी कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन क्या कहते हैं, आप पहले उस शब्द का जब तक मतलब नहीं समझ पाएंगे, उस शब्द को आप उस विषय के को बहुत डिटेल से आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं राजनैतिक नक्शा, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि राजनैतिक नक्शा क्या होता है, फिर भी हमारा प्रयास ये है कि ऐसा स्टूडेंट जो जीरो से शुरू करना चाहता है, जो कुछ भी नहीं जानता है, उसको भी किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो राजनीतिक नक्शा का मतलब क्या है, पहले अपन हम बात करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप किसी बुक स्टोर जाते हैं, किसी बुक स्टोर पे जाते हैं और आप जब पीएससी की तैयारी शुरू करते हैं बेसिकली, तो आप क्या करते हैं कि बुक स्टोर में जाके इंडिया का मैप लेते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप लेते हैं, वर्ल्ड मैप लेते हैं। तो आप जब नक्शा लेने जाते हैं तो आप बोलते हो भारत का नक्शा दे दीजिए, छत्तीसगढ़ का नक्शा दे दीजिए। तो बुक दुकान वाला आपको 2 टाइप का नक्शा दिखाता है। एक नक्शा दिखाता है भारत का, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये अलग अलग राज्य आपको दिखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र है, ठीक है। ये नक्शा आपको अच्छा लगता है, बचपन से भी जब आप देखते थे, अच्छा दिल्ली यहाँ पे है, अच्छा बेंगलुरु यहाँ पे है, अच्छा राजस्थान यहाँ पे है, ये चीज़ आप लोगों को दिखती है। एक नक्शा होता है जिसमें आपका भारत का आउटलाइन तो दिखते रहता है, पर भारत के अंदर राज्यों का अलग से वर्गीकरण नहीं दिखता, राज्यों का अलग से आउटलाइन नहीं दिखता। तो उस नक्शे को आप क्लियरली नहीं समझ पाते कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कहाँ पे है, एमपी का बॉर्डर कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ पे है, हरियाणा कहाँ पे, वो आपको उस नक्शे में नहीं दिखता। तो जो नक्शे, जिस नक्शे में अलग अलग राज्यों की बाउंड्री दिखती है, वो नक्शा हम राज्यों का निर्माण क्यों किए? हम राज्यों का निर्माण अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए किए। भारत एक देश है, उस देश में हम अलग अलग राज्य बनाए प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से। तो ये जो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हमारे द्वारा बनाया गया नक्शा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं राजनैतिक नक्शा। क्या बोलते हैं? राजनैतिक नक्शा। और जिस नक्शे में आउटलाइन नहीं होता, वो नक्शा प्राकृतिक नक्शा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक नक्शा या भौतिक नक्शा। मतलब उसका नेचुरली वो कैसा है, मतलब प्रकृति ने उस जगह को कैसा बनाया है। तो प्रकृति ने कहीं पे पर्वत दिया है, कहीं पे पठार दिया है, कहीं पे मैदान दिया है, तो दूसरा वाला नक्शा वो दिखाता है कि कहाँ पे पठार होगा, कहाँ पे पर्वत होगा, कहाँ पे मैदान होगा, कहाँ पे नदी होगी, वो चीजें दिखाती है। तो जो जिस नक्शे में आपको पर्वत, पठार, नदी, इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसको आप बोलते हो प्राकृतिक या भौतिक नक्शा। और जिस नक्शे से आपको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भारत का या किसी राज्य का विभाजन कैसा किया गया है वो पता चलता है, उसको अपन बोलते हैं राजनैतिक नक्शा। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? राजनैतिक नक्शा। तो राजनैतिक नक्शा पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि राजनैतिक नक्शा पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा भारत में, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो ठीक है, पहले अपन भारत में चलते हैं। ठीक है, इसको लगभग भारत जैसा मान लीजिए कि भारत का नक्शा है। क्लियर है?
तो अपन ये मानते हैं कि भारत, ये जो वर्तमान भारत का नक्शा है ना, ये अस्तित्व में आया था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ब्रिटिशों का यहाँ शासन था। उस शासन से आज़ाद होकर भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की स्थापना हुई 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को ये भारत की स्थापना हुई। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, इसमें आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये आपके कुछ द्वीप समूह भी हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,67,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, तो अपन ये समझते हैं कि भारत का आउटलाइन तो हमको समझ में आ गया, लेकिन भारत का हमको प्रशासनिक विभाजन करना पड़ा, क्योंकि ये इतने बड़े क्षेत्रफल का इस दिल्ली में बैठ के प्रशासन संचालित नहीं किया जा सकता था। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना था। इसलिए हम भारत को अलग अलग राज्यों में बांटे। ये चीज़ें आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो संविधान जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें। हम उस चीज़ को ऐसे पढ़ें कि हमको कोई मेहनत ना करना पड़े, हम स्टोरीज बनाएं, हम अपने आप से रिलेट करके पढ़ें। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये जो भारत है, ये भारत एक जमीन थी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है। इस जमीन का मालिक था जिसका नाम था इंडिया। क्या नाम था? इंडिया, या इसको आप बोलते हैं भारत। क्या बोलते हैं? भारत। तो इतनी बड़ी जमीन एक भारत नाम के व्यक्ति की थी। अब इस भारत नाम के व्यक्ति के 28 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? 28 लड़के हो गए। तो भारत क्या किया? अपनी इस पूरी जमीन को, अपनी इस पूरी भूमि को अपने 28 बेटों में बांट दिया। 28 बेटे हुए, 28 बेटों में वो जमीन को बांटा। तो कहीं की जमीन किसी को दिया, कहीं की जमीन किसी को दिया। यहां पे एक जमीन, यहां पे वाली जो जमीन ये आप देख रहे हैं, यहां पे वाली जमीन ये अपने एक बेटे को दिया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या नाम था? छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में, भारत के राजनीतिक नक्शे में एक राज्य का यहाँ पे अस्तित्व है। इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे स्टोरी आप ऐसे याद रखिए कि भारत एक व्यक्ति था, उसके बेटे हुए 28, तो अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन को वो 28 बेटों में बांट दिया। उन 28 बेटों में एक बेटे का नाम था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जब भारत जो जमीन बांटा, भारत के हिस्से से जो जमीन मिली, उसका क्षेत्रफल था 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल था? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत अच्छे से स्पष्ट है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि भारत एक व्यक्ति था जिसके पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन थी, और उस जमीन को उसने अपने 28 बेटों में बांटा था। उसके 28 बेटों में से एक बेटा था छत्तीसगढ़, जो विषय अपन पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़। तो अपने को केवल छत्तीसगढ़ से मतलब है, अभी बाकी राज्यों को कितनी कितनी भूमि दी हमको अभी मतलब नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को वो दिया 1,91,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को जब उतनी जमीन प्राप्त हो गई तो छत्तीसगढ़ क्या किया? ठीक है, अपन लगभग ऐसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ आपका इस तरीके से है। तो ये एक जमीन का टुकड़ा है। ये क्या है? जमीन का टुकड़ा। किसके जमीन का टुकड़ा है? तो भारत नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था छत्तीसगढ़, जिसको भारत ने हिस्से बंटवारे में ये जमीन दी थी। ये जमीन का शेप आप देख रहे हैं, कैसा दिख रहा है? क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ नामक व्यक्ति की इतनी जमीन थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को इतनी जमीन मिली। ये व्यक्ति, ये किसकी जमीन है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी जमीन थी। कितनी बड़ी जमीन थी? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब छत्तीसगढ़ अपने पिताजी से इतनी बड़ी जमीन पाया था बंटवारे में। अब छत्तीसगढ़ के भी बेटे हुए, तो छत्तीसगढ़ के बेटे हुए तो छत्तीसगढ़ को भी क्या करना पड़ा? छत्तीसगढ़ को भी अपने बेटों को अपनी जमीन देना था, बंटवारा करना था। छत्तीसगढ़ के 5 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 5 बेटे हुए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ के कितने बेटे हुए? तो 5 बेटे हुए। तो छत्तीसगढ़ अपने पूरे जमीन को अपने 5 बेटों को बंटवाना चाहता था, 5 बेटों में देना चाहता था, हिस्सा बंटवारा करना चाहता था। तो छत्तीसगढ़ क्या बोला कि मैं करूंगा हिस्सा बंटवारा, तो कोई बेटा संतुष्ट रहेगा, कोई बेटा असंतुष्ट रहेगा।
तो उससे अच्छा मैं जाता हूँ पटवारी के पास। तो छत्तीसगढ़ अपने ज़मीन का ये नक्शा, ये छत्तीसगढ़ की ज़मीन का नक्शा है। तो छत्तीसगढ़ अपने ये ज़मीन का नक्शा लेके गया, किसके पास गया? पटवारी के पास। तो पटवारी को बोला कि भाई मेरे को अपने ज़मीन का बंटवारा करना है पटवारी साहब, और आप ज़मीन जायदाद के एक्सपर्ट हैं, तो आप ना मेरी ज़मीन को 5 बेटों में बांट दीजिए। तो पटवारी बोला ठीक है, कितनी ज़मीन है आपकी? तो बोले 1,35,191 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, नक्शा लाए हैं? तो बोले हाँ लाया हूँ। तो पटवारी फिर नक्शे को खोला, तो नक्शे को खोला तो पटवारी ऐसा सेब देखा, बोला यार ये तो नक्शा कैसा दिख रहा है, ये कोई अगर स्क्वायर होता, कोई रेक्टेंगल होता, कोई सर्कल होता तो मैं 4-5 हिस्सों में बांट देता, लेकिन ये तो नक्शे को मतलब कोई इसका मैथमेटिकल शेप नहीं है। तो पटवारी नक्शे को देखते साथ बोलता है ये तुम्हारा जमीन है कि समुद्री घोड़ा है? तो छत्तीसगढ़ बोलता है समुद्री घोड़ा। तो बोले देखो तुम्हारा नक्शा कैसे दिख रहा है, समुद्री घोड़े टाइप दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो समुद्री घोड़ा होता है सी हॉर्स, वो उसका जो शेप होता है वो लगभग इसी टाइप का होता है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी में लगभग 1000 बार प्रश्न आ चुका होगा कि छत्तीसगढ़ का नक्शा किस आकृति का दिखता है। तो अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ का नक्शा किस आकृति का दिखता है? समुद्री घोड़े के आकार का दिखता है या सी हॉर्स के शेप का दिखता है। ये बार बार आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिमाग में बैठा लेना, रटने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसा दिखता है? तो समुद्री घोड़े के आकार का दिखता है। स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा कि समुद्री घोड़े के आकार का ये नक्शा था। पटवारी बोला अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर छत्तीसगढ़ ने रिक्वेस्ट किया पटवारी से, अरे देखो साहब कर दो, लड़के लोग फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, जबरन खून खराबा होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो पटवारी बोला चलो ठीक है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं तो पटवारी आदमी मैं कर दूंगा। तो पटवारी बोला एक काम करो छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा दे दीजिए अपने बड़े बेटे को। छत्तीसगढ़ बोला ठीक है, ये मेरे बड़े बेटा का हो गया। पटवारी बोला इधर वाला हिस्सा आप दे दीजिए अपने सबसे छोटे बेटे को। तो पटवारी बोला ठीक है, ये मेरा सबसे छोटे बेटे का हो गया। छत्तीसगढ़ बोला, पटवारी बोला कि ये वाला आप दे दो सेकंड नंबर को। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और फिफ्थ नंबर, 3 लोगों का हिस्सा बंटवारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लोगों का हिस्सा बंटवारा क्लियर था। ये बीच में बच गया जो इतना बड़ा, इसमें 2 दावेदार बच गया, तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाला। तो पटवारी फिर ऐसे करके लाइन खींच रहा था। छत्तीसगढ़ बोला था 4 ठोक लाइन खींचे के पैसा ले मोर से। तो पटवारी बोला तो क्या करना है? तो बोले अरे 4 ठोक आड़ा लाइन खींच दिए। तो चलो भाई तेरे को आड़ा लाइन से तकलीफ है तो एक मैं खड़ा लाइन खींच देता हूँ। तो पटवारी ऐसा एक लाइन खींच दिया, समझ रहे? तो पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा और 5वां बेटा। छत्तीसगढ़ के कितने बेटे में बताया था? तो 5 बेटे बताया था। तो पहले बेटे की जमीन कहाँ है? क्लियर हुआ। दूसरे बेटे की जमीन कहाँ है? क्लियर हुआ। तीसरे बेटे की क्लियर है, चौथे बेटे की और 5वें बेटे की। अब छत्तीसगढ़ के बेटों का नाम आप जान लीजिए। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा बेटा था ना, इसका नाम था सरगुजा। क्या नाम था? सरगुजा। क्लियर है? दूसरे बेटे का नाम था बिलासपुर। क्या नाम था? बिलासपुर। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के कितने बेटे हैं? 5। पहले बेटे का नाम क्या है? सरगुजा। दूसरे बेटे का नाम क्या है? बिलासपुर। तीसरे बेटे का नाम है दुर्ग। क्या नाम है? दुर्ग। चौथे बेटे का नाम है रायपुर। क्या नाम है? रायपुर। 5वें बेटे का नाम है बस्तर। सबसे छोटा बेटा है ना, छोटा बेटा थोड़ा बदमाश होता है, बदमाशी करता है ना, हिंसा करता है, ठीक है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ बस्तर हिंसा करता है, पर बस्तर में नक्सलवाद की गतिविधियां ज़्यादा है ना, ठीक है। तो यहां पे याद रखिए कि छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक सुविधा के लिए, जैसे भारत को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया ना, वैसे ही छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग संभागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया? संभागों में बांटा गया। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। यहां पे क्लियर हुआ आपको? तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। कौन कौन से 5 संभाग है मैं बोलूंगा तो आपको मेरे हिसाब से अभी पिछले 2 मिनट के वीडियो से आपको 5 संभाग का नाम याद हो गया होगा। आप बिना वीडियो देखे आप अपने आप में आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से 5 संभाग है? तो पहला सरगुजा है, दूसरा बिलासपुर है, तीसरा दुर्ग है, चौथा रायपुर है और 5वां बस्तर है। सबको याद हो गया होगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपका पहला संभाग है सरगुजा, दूसरा संभाग है बिलासपुर, तीसरा संभाग है दुर्ग, चौथा संभाग है रायपुर, 5वां संभाग है बस्तर। इस 5 मिनट के वीडियो में हुआ क्या है आपको पता है? कि आपको पता चल गया कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है। तो समुद्री घोड़े की आकृति है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ को कुल कितने संभागों में बांटा गया है? छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है? तो 5 संभाग है। 5 संभागों का नाम क्या है? तो आप बोलते हो सरगुजा है, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है और बस्तर है। आपको 5 संभागों के नाम याद होने के साथ आपको 5 संभागों का लोकेशन, स्थिति भी क्लियर हो गई कि सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ के ऊपर में है, उसके नीचे बिलासपुर संभाग है, उसके नीचे दुर्ग संभाग है, उसके बाजू में रायपुर संभाग है और सबसे नीचे बस्तर संभाग है। तो आपको
अगर आप ज्योग्राफी को समझ के मैपिंग से और बेहतर तरीके से एनालाइज करके पढ़ते हो तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं। अभी तक जितना भी अपने पढ़े उसमें आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं। आप रिवीजन करेंगे वो चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक सुविधा से के दृष्टिकोण से कितने संभागों में बांटा गया था? 5। ठीक है, अब अपन फिर वही बाप बेटे वाले कहानी में आएंगे। वो कहानी मुझे लगता है कि आसानी से याद हो सकती है। तो फिर अपन चलते सरगुजा। सरगुजा अपने पिताजी छत्तीसगढ़ से इतनी बड़ी ज़मीन पाया। अब सरगुजा ज़मीन पाया तो सरगुजा के भी बच्चे हुए। तो सरगुजा के बच्चे हुए तो हुआ ये कि बोला गया कि भाई सरगुजा के बच्चे हो गए हैं, अब सरगुजा को अपने बच्चों को हिस्सा बंटवारा देना पड़ेगा। तो सरगुजा गया पटवारी के पास, बोला भैया इसको मेरे बच्चों में बांट दो। तो पटवारी बोला कितने बच्चे हैं? तो सरगुजा बोला 5। कितने बच्चे हैं? 5। तो पटवारी बोला ठीक है। पटवारी बोला ये वाला तुम्हारे बड़े बेटे का, इसके बाजू में ये तुम्हारा 2nd नंबर के बेटे का, इधर वाला तुम्हारा छोटे बेटे का, और ये जो बीच का हिस्सा बट गया इसको ये ऐसा कर दिया। तो बोला ये आपका 3रे नंबर के बेटे का, ये 4थे नंबर के बेटे का, ये 5वें नंबर का। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले। मतलब सरगुजा के कितने बेटे? मैं बोला 5 बेटे। तो सरगुजा के अपन देखें कि 5 बेटे हो गए, या सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले हो गए। पहला जो इसका जिला अपन पढ़ते हैं ये जिला है आपका कोरिया। कौन सा जिला है? कोरिया। कोरिया के बाजू में जो जिला बना या जो बेटा था इसका नाम था सूरजपुर। क्या था? सूरजपुर। सूरजपुर के बाजू में यहाँ ऊपर में एक जिला बना जिसका नाम था बलरामपुर। क्या था? बलरामपुर। ये बीच वाला जिला खुद क्या है? सरगुजा। और ये जो लास्ट वाला है इसका नाम है जशपुर। क्या नाम है? जशपुर। क्लियर है? तो आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं? कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, जशपुर है। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है ना? एकदम अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। तो आप ये देखिए कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। अब आती है बात बिलासपुर की। तो बिलासपुर गया पटवारी के पास, बोला भैया मेरा भी नक्शा काट दो यार, मेरे भी बच्चों का बंटवारा कर रहा है। तो बोले तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बोले मेरे पहले 4 थे, फिर 5 हुआ, और अभी 6वां भी हो गया, तो मेरे 6 बच्चे हैं। तो बोला ठीक है। पटवारी बोला पहले आप कैपिटल का H बनाओ इंग्लिश में, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। ये 4 भागों में बड़े आसानी से बढ़ गया, 1 2 3 4। तो ये वाले जिले को पहले दिया बिलासपुर। क्या बोला? बिलासपुर। ये वाला हिस्सा बिलासपुर को मिला। ये वाला हिस्सा मिला था कोरबा को। किसको मिला था? कोरबा। कोरबा के नीचे मिला था जांजगीर चांपा। किसको मिला था? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाजू में मिला था रायगढ़। किसको मिला था? रायगढ़। फिर मैं बोला 6 बच्चे हुए हैं, अभी तो 4 का अपन पढ़े। तो ये बिलासपुर से क्या किया गया? फिर यहाँ पे एक नया जिला बनाया गया 2012 में। इसका नाम आपका दिया गया मुंगेली। कौन सा दिया गया? मुंगेली। और अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के में एक नए जिले का गठन हुआ। कौन से जिले का गठन हुआ? तो ये बिलासपुर से ही अलग होके यहाँ एक नया जिला बना जिसका नाम है GPM। क्या जिले का नाम है? GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। उस जिले का क्या नाम है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। इस प्रकार बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले हो गए? 6। तो कौन कौन से जिले हो गए? GPM, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तो बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 6। सरगुजा में से पहले अपन कितने जिले पढ़े थे? 5। मैं बोलूँ 11 जिलों का नाम याद बता दीजिए, तो जिलों का नाम याद हो गया? तो बोले हाँ हो गया सर, 11 जिलों का नाम हमको याद हो गया। 11 जिलों का नाम याद होना महत्वपूर्ण नहीं है, 11 जिलों की स्थिति याद होना महत्वपूर्ण है कि कहाँ पे कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ के, किस स्थिति, किस जगह पे। मुझे लगता है कि ये नक्शा देख के आपको लगभग उन 11 जिलों का तो एक एक का लोकेशन आपको याद हो गया होगा। और यदि आपको लोकेशन याद हो गया होगा तो आप क्रमबद्ध तरीके से 11 जिलों का नाम 1 मिनट में बोल पाएंगे। आप कोशिश कीजिए अपने आप में बोलने की पूर्ण 11 जिलों का नाम आप आपस में एक बार अपने आप में बोल के आप देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा ये है। ठीक है, 1 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि पहला जिला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा है, 5वां कौन सा है, 11वां कौन सा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, पहला जिला था आपका कोरिया, कोरिया के बाद था सूरजपुर, सूरजपुर के बाद था बलरामपुर, बलरामपुर के बाद था सरगुजा, सरगुजा के बाद था जशपुर, जशपुर के बाद था आपका GPM, GPM के बाद था मुंगेली, मुंगेली के बाद था कोरबा, कोरबा के बाद था जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद था रायगढ़, और एक जिला था बिलासपुर। तो टोटल आपके 11 जिले। कितने जिले हो गए? 11 जिले, जिसमें सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 5। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। उसके बाद आता है आपका दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग आता है? दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में अपने को देखना है कि दुर्ग संभाग में आपका पहले ऐसे करके दुर्ग संभाग को बांटा गया। इधर वाला ये आपका मुंगेली से नीचे छोटा सा जिला पड़ा। इस जिले को नाम आप लोग दिए कबीरधाम। पहले इसको कवर्धा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कवर्धा। लेकिन अभी इसका नाम क्या है? कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे छत्तीसगढ़ का भी वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है
क्षेत्रफल के आधार पे। इसका नाम है राजनांदगांव। क्या नाम है? राजनांदगांव। तो दुर्ग संभाग में आप देखेंगे कबीरधाम और राजनांदगांव, और इधर वाला हिस्सा कहलाता था दुर्ग। क्या था? दुर्ग। 2012 में जब जिलों का पुनर्गठन हुआ तो दुर्ग को 3 हिस्से में बांट दिया गया। बीच वाला हिस्सा दुर्ग ही था, ऊपर वाला दुर्ग से अलग करके बनाया गया बेमेतरा जिला। कौन सा जिला बनाया गया? बेमेतरा। और नीचे वाला दुर्ग से अलग करके बनाया गया बालोद जिला। क्या बनाया गया? बालोद जिला। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि दुर्ग संभाग में कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। कौन कौन से जिले हो गए? तो कबीरधाम हो गया, कबीरधाम के बाद राजनांदगांव हो गया, राजनांदगांव के बाद आपका बेमेतरा हो गया, बेमेतरा के बाद आपका दुर्ग हो गया, और दुर्ग के बाद आपका बालोद हो गया। तो ये 5 जिले हो गए। टोटल 5, 6, 11, 5, 16 जिले अभी तक हमको याद हो गए विथ लोकेशन। ठीक है। उसके बाद कौन सा संभाग आता है? रायपुर। रायपुर में अपन देखते हैं कि अपन क्या किए, रायपुर भी अपना ये नक्शा लेके गया पटवारी के पास, और पटवारी के पास गया और बोला कि भैया मेरा भी कुछ जुगाड़ है वहाँ, तो मेरा भी इतना बंटवारा करवा दो। तो बोले कितने बेटे हैं तुम्हारे? तो बोले 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5 बेटे। तो पटवारी बोला ये रायगढ़ के नीचे वाला हिस्सा दे दो आप अपने बेटे महासमुंद को। किसको दे दो? महासमुंद को। तो एक हो गया महासमुंद को। ये अलग से निकला हिस्सा आप दे दीजिए गरियाबंद को। किसको दे दीजिए? गरियाबंद को। तो ये हो गया गरियाबंद का। बोले यहाँ से एक रेखा निकालिए, यहाँ तक जोड़ दीजिए। ये वाला हिस्सा आप दे दीजिए धमतरी को। किसको दे दीजिए? धमतरी को। और ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ से आप ऐसा करके करिए, बीच वाला हिस्सा आपका कहलाएगा रायपुर, और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा बच गया इसको आप कह दीजिए बलौदा बाजार। कौन सा जिला हो गया? बलौदा बाजार। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले हो गए? 5। कौन कौन से जिले हो गए? बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। कितने जिले हो गए अभी तक आपके? तो 16 और 5 21। कितने जिले हो गए? 16 और 5 21। क्लियर है? 21 जिलों का नाम याद हो गया। मैं बोला नाम याद होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, तो आपको तो पता है महासमुंद जिला है, आपको तो पता है बलौदा बाजार जिला है, आपको तो पता है गरियाबंद जिला है। छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो हमको जिलों का नाम तो याद होना ही चाहिए, उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति भी याद होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 21 जिलों का रिविजन कीजिए जल्दी जल्दी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, GPM, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। ये हो गए 21 जिले। कितने जिले हो गए? 21 जिले। अब अपन आते हैं नीचे वाले जिले में, नीचे वाले संभाग में। नीचे वाला संभाग कौन सा है? बस्तर। कौन सा संभाग है? बस्तर। बस्तर अपना ये नक्शा लेके गया पटवारी के पास, बोला मेरा भी इतना बंटवारा कर दो, मेरे भी बेटे हैं, सबको बांट दो। तो बोले तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो ये बोला 7। कितने बेटे हैं? 7। पटवारी बोला ये वाला दे दीजिए पहले बेटे को। फिर यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है। फिर आप यहाँ से ऐसा एक लाइन कीजिए, फिर आप यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचिए। तो बोला ये वाला जिला आप दे दीजिए, ये वाला हिस्सा दे दीजिए कांकेर को। किसको दे दीजिए? कांकेर। कांकेर के नीचे वाला हिस्सा दीजिए आप नारायणपुर को। किसको दीजिए? नारायणपुर को। नारायणपुर का नीचे वाला हिस्सा दीजिए बीजापुर को। किसको दीजिए? बीजापुर को। यहाँ 2012 में और काट दिया। इसको बोला आपका, इसको दे दीजिए आप अपने बेटे कोंडागांव को। किसको दे दीजिए? कोंडागांव को। कोंडागांव के बाद जो यहाँ बच गया इसको आप दे दीजिए बस्तर को। किसको दे दीजिए? बस्तर को। फिर ये बोला कि यहाँ पे से ऐसे आप एक और जिला निकालिए, इसका नाम था दंतेवाड़ा, ये पहले से जिला था, और दंतेवाड़ा से अलग करके यहाँ पे एक नया जिला बना दिया है सुकमा। कौन सा जिला बना दिया? सुकमा। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं? 7। कौन कौन से जिले हैं? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। कितने जिले हैं? 7। क्लियर है? तो आपको देखिए कि 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। कितने संभाग है? 5। पहला संभाग कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 5। कौन कौन से जिले हैं वो आप लोग रिपीट कीजिएगा, मैं बहुत बार बोल लिया। ठीक है। दूसरा जिला है दूसरा संभाग है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। फिर तीसरा संभाग है दुर्ग। दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? 5। चौथा संभाग है रायपुर। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5। 5वां संभाग है बस्तर। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किस संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक जिले हैं, तो कौन सा इसका आंसर क्या होगा? बस्तर, क्योंकि इसके पास कितने जिले हैं? 7। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? बस्तर है, 7 जिलों के साथ। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28। कितनी है? 28। 27 वाले डाटा को बहुत लंबे समय से रट रहे थे, तो अब थोड़ा सा कहीं पर बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको विशेष तौर पे स्ट्राइक कीजिए कि नहीं 28 है, 28 है, 28 है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि छत्तीसगढ़ का ये राजनीतिक नक्शा है, कौन सा संभाग कहाँ पे है, कौन सा जिला कहाँ पे है, कौन सा जिला किस संभाग में है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे टच कर रहा है। अभी एकदम मैं बारीकी से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सरगुजा से किसकी किसकी सीमा लग रही है, दंतेवाड़ा से किसकी लग रही है, वो एक पहली क्लास के लिए वो उपयुक्त नहीं है। लेकिन अभी के डेट में मैं बोलूँ दंतेवाड़ा और बस्तर और बीजापुर और नारायणपुर आपस में एक साथ होंगे ना, तो आप बोलोगे हाँ वो एक तरफ है।
तो इतनी समझ आपको, ये बेसिक समझ आपको विकसित होनी चाहिए। आप जो नक्शा आपके बुक में है, स्टेंसिल्स हैं, ये सब चीज़ का उपयोग अभी मत कीजिए। आप खुद से नक्शा बनाइए, चाहे नक्शे का कैसे भी आकृति आपको दिखे, आपको समझ में आना चाहिए छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला कहाँ पे है, उसकी लोकेशन आप खुद कीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से आपको सभी को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद जो अपन आगे बढ़ेंगे, अपन का टॉपिक क्या था आज का, कि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा। क्या था? छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा। तो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा जो अपन देख रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा है, क्योंकि मैं क्या बताया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो राजनीतिक नक्शा कहलाता है। तो हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संभागों और जिलों में बांटे हैं, जिलों से आगे तहसीलों में भी बांटे हैं, तहसीलों की क्लास आगे होगी। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये छत्तीसगढ़ का हमारे पास राजनीतिक नक्शा है। लेकिन क्या होता है कि हम भारतीय लोग हैं, भारत में हमको अपने से तो मतलब कम है, अपने पड़ोसियों से मतलब ज़्यादा है। तो अपन को एक चीज़ याद रखना है कि भारत में क्या होता है कि हमको घर बनाना है, ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है, तो हम